आज हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को समझते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर के एक फंडामेंटल रूल्स है। इसको हम 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसको ध्यान में रख कर करके इंग्लिश लर्न करते हैं तो स्पीकिंग के साथ साथ ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काफी हेल्प करेगा। तो पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल क्या है, इसको हम जानते हैं। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है ये लिखा हुआ है कि 60 रुपीज इज टू मच फॉर दिस वर्क, और ठीक इसके नीचे लिखा हुआ है 60 रुपीज आर स्पेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि एक एग्जाम्पल में इज लगा हुआ है और दूसरा एग्जाम्पल में आर लगा हुआ है। तो पहले हम इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसा क्यों है और कौन सही है कौन गलत है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि ये फर्स्ट सेंटेंस भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों में से कोई गलत है ही नहीं। तो आप कहेंगे कि सर अगर दोनों में से कोई गलत नहीं है तो एक में इज और एक में आर क्यों लग रहा है। तो इसके आप मेन कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनिए कि एक्चुअली इस रूल्स को आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलना है। अगर आप इस रूल को मिस करते हैं तो डेफिनेटली ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा आपको, खास के एग्जामिनेशन के टाइम में। तो अब दोनों में अगर दोनों सही है तो दोनों में अंतर क्या है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो पहला जो है 60 रुपीज इज टू मच फॉर दिस वर्क, इसका मतलब हो गया कि यहां पर सिर्फ एक काम के बारे में चर्च किया जा रहा है और एक काम के ऊपर ही पैसा खर्च हो रहा है। तो जब एक ही काम के ऊपर पैसा खर्च हो, एक ही टारगेट से पैसा खर्च किया जा रहा हो, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेना है ताकि आगे चल करके आप इससे रिलेटेड कोई भी मिस्टेक ना करें। दूसरा जो है कि 60 रुपीज आर स्पेंड, इसका मतलब आपको यह समझना होगा कि ये 60 रुपीज किसी एक काम के पर्पज से खर्च नहीं किया गया है। हो सकता है कि उसमें से 20 रुपीज का पेन आ गया हो सकता है कि 20 रुपीज का वेजिटेबल आ गया हो और 20 रुपीज का कोई और चीज आ गया हो, लेकिन एक काम के लिए पैसे खर्च नहीं किया गया है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, अगर आर लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि इसको मल्टीपर्पज से यूज किया गया है, और अगर इज लगा किसी पार्टिकुलर वर्ड के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे अब लगता है कि शायद ये कंसेप्ट समझने में आपको थोड़ी भी कोई सी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से जो दूसरा एग्जांपल है कि 90 किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस, और जो नेक्स्ट एग्जांपल है 90 किलोमीटर्स आर और लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब देखिए कि पहले में इज अ लॉन्ग डिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरे में आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें फिर आपको बस वही कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसका मतलब ये हो गया कि एक डायरेक्शन में एक वर्क के पर्पज से डायरेक्ट जो है टारगेट जो है एक डायरेक्शंस के लिए ये पूरे मतलब कि जो भी है ये 90 किलोमीटर्स यानी एक ही डायरेक्शन में एक ही काम के लिए कवर हो रहा है। इसीलिए हम यहां पर 90 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस लिखेंगे, 90 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस यहां नहीं होगा। लेकिन आप कहेंगे सर कि सेकेंड सेंटेंस में तो लिखा हुआ आर, तो सेकेंड में जो आर लिखा हुआ है तो इस चीज का मतलब आपको यह समझना होगा कि 90 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसका मतलब आपको ये जानना होगा कि ये जो कोई आदमी जो 90 किलोमीटर्स कवर किया है ना, वो किसी एक काम के लिए नहीं किया है। हो सकता है 20 किलोमीटर्स वो किसी और काम के पर्पज से किया हो, उसके बाद वो 30 किलोमीटर्स कहीं और गया हो, फिर कुछ किलोमीटर्स वो कहीं और गया हो, यानी सारे मिला करके 90 किलोमीटर्स अगर हुआ होगा तो वहां हम लिखेंगे 90 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 90 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा। आप ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को इस तरह से समझेंगे तो स्पीकिंग तो इफेक्टिव आपका होगा ही, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर इस तरह के वीडियो और भी आप अगर चाहते हैं फ्यूचर में, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इस चीज को हम इस तरह से समझेंगे तो डेफिनेटली हमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ग्रामेटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए। उसी तरह से हम अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है यहां पर ये है कि 6 मंथ इज एनफ फॉर दिस वर्क, और दूसरा है 6 मंथ्स हैव पास्ड। फिर देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब, और यहां पर लग गया
फुलर वर्ब। तो बस इसी कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर गया हूं, यहां भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। यानी एक अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आप कहीं दूसरे जगह किसी प्रकार की मिस्टेक करेंगे नहीं। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 6 मंथ इज एनफ फॉर दिस वर्ड, यहां किसी एक काम के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। और 6 मंथ्स हैव पास्ड, इसका मतलब हो गया कि यहां पर हैव इसीलिए लगा कि 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक ही काम के लिए नहीं, हो सकता है एक महीना किसी और के लिए बीता हो, दूसरा महीना किसी और के लिए, यानी जितने भी 2-4 प्रकार के वर्क थे उस सारे को मिलाकर के 6 मंथ्स बीता है। इसीलिए इसमें लिखा गया है 6 मंथ्स हैव पास्ड। और ऊपर में जो है, जो आपका पहला सेंटेंस है इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 6 मंथ इज एनफ फॉर दिस वर्क, वहां आर लगाना गलत हो जाएगा और यहां हैज लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीपर्पज से इसका इस समय का यूज हुआ है, इसीलिए यहां फुलर वर्ब लगेगा। और वहां पार्टिकुलर वर्क के लिए टाइम दिया जा रहा है, इसीलिए वहां सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस रूल में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से कंसेप्ट्स को समझते अगर आप ग्रामर लर्न करते हैं तो डेफिनेटली जस्ट यू वुड बी एबल टू यूज योर स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड राइटिंग स्किल्स टू।